दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बीआरडी पर। हम लोग अनुपात समानुपात को कर रहे थे, 3-4 क्लासेस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आज हम इस क्लास में अनुपात समानुपात में इसका लास्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें लगभग 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस बचे हुए हैं और इस सीट का हमारा आज समापन भी हो जाएगा। इस सीट में लगभग में 80-85 क्वेश्चन थे, जिनको हम लोग कर चुके हैं। सिर्फ 10-12 क्वेश्चन बचे हुए, आज मैं उन्हें क्लियर आपको करा रहा हूँ। कल से हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग लेखपाल भर्ती के हिसाब से जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इस हिसाब से पढ़ेंगे कि लेखपाल भर्ती में जो आने वाला एग्जाम है हमारा लेखपाल का, वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसमें अनुपात समानता। तो देखिए, हम लोग इससे पहले ये सीट आप जानते हैं कि ये सीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होगी। जिन बच्चों को यदि नहीं मिली है तो वो लोग क्या करें, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस सीट को ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में जो क्वेश्चंस किए हैं वो 62 तक कर लिए थे। ठीक है, लगभग में 162 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, इससे पहला जितना भी था आपका वो सब लगभग 1-2 टॉपिक या 2-3 प्रकार के क्वेश्चन थे, और मैंने सारे क्वेश्चंस आपको 2-2, 3-3 रूल से बता दिए हैं। अब इस वाले जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें भी मैं कोशिश करूंगा जितने टाइप से भी क्वेश्चंस बन सकता है वो सब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिर भी आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार से करने की कोशिश करें, जिससे कि क्या हो, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। आप हमेशा ध्यान रखो, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है आप वैसे वैसे ही उसको सॉल्व कीजिए। जैसे उसने कहा कि एक संख्या का, सपोज कर लो ए है, इसका कितना 3/5। ठीक है, और आगे कहता है कि दूसरी संख्या सपोज कर लीजिए 1/3 भाग के बराबर। फिर से समझिए, उसने कहा जो एक संख्या है पहली वाली, उसका हम 3/5 भाग ले लें, दूसरी संख्या के क्या करें, 1/3 भाग के उसे क्या कर दें, बराबर कर दें। अब इस जो वेरिएबल है उसको उठा के इधर लाएं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये a/b और बराबर, यहाँ बेटा स्थिति क्या है इसकी 1/3। जब हम इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो स्थिति क्या बनेगी 5/3, और ये बच्चों क्या बन जाएगा a/v = 5/9। ठीक है, तो यहाँ से यदि इसका आप रेशियो के रूप में लिखना चाहते हैं तो a/v 5/9। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और जो कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करना था। कोई ट्रिक नहीं सीखनी, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ जैसे जरूरत होती मैं आपको बताते जाता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखिए, उनका a का 3/5 दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। ठीक है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसको उठा के इधर लाएंगे, कैलकुलेट करेंगे और हमें क्या होगा, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, हम पढ़ते हैं आपके लिए। देखिए, उनका 3700 रुपए की धनराशि को ABC में इस प्रकार वितरित कीजिए कि कैसे वितरित करना है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि A, V और बच्चों C। तो उसने कहा कि A और V का जो रेशियो है वो बेटा क्या है, तो फिर ये दोस्तों A और V का जो रेशियो है वो 3:4 है। फिर वो कहते हैं कि V और C का रेशियो, तो उन्होंने कहा कि जो A और V का रेशियो है वही V और C का रेशियो है। तो V और C का रेशियो कितना होगा, इसका भी बच्चों क्या होगा 3:4 ही होगा। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले की क्लासेस में 2-3 प्रकार से बताया था कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, वो क्या थी कि पहले की गुणा पहले से करो तो पहला प्राप्त होगा, अंतिम की गुणा अंतिम से करो तो अंतिम प्राप्त होगा, और लास्ट की गुणा पहले से करो तो बीच का प्राप्त होगा। मैंने आपको बताया था। अब देखिए, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेशियो के रूप में हम लोग कैसे से बराबर करते हैं, और तीसरा प्रकार मैंने बताया था कि इस वैल्यू को यहाँ लिख लीजिए और इस वैल्यू को यहाँ लिख लीजिए। तो ये तीनों तरीके मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। और क्या करेंगे, 3 3 9, 4 3 12 और 4 4 16। देखिए, तीनों रूल्स एक ही होते हैं, लिखने का तरीका चेंज होता है। ये बात मैंने आपको पहले की वीडियो क्लासेस में बताई है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से A का भाग कितना है 9 है, V का कितना है 12 है और C का कितना है 16 है।
उसने क्या कहा है कि टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है 3700, टोटल वैल्यू कितनी है 3700, और हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है 16, 12, 28 और 9 37। तो बेटा ये 37 यूनिट जो है हमारे किसके बराबर होगा 3700 के, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 100। 37 यूनिट का मान जब 3700 है तो 1 यूनिट का मान 3700 अपॉन 37 इज इक्वल टू 100। उसने क्या था आप ए का मान बताइए, और ए का मान कितने यूनिट है, ए का मान है 9 यूनिट, जिसका मान कितना हो जाएगा 900, ठीक है। कितना होगा कि आप इसे क्या करोगे 100 से गुणा करोगे और आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर 900 मान आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका, और ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके आप पहले से ही पढ़ पाए हैं, इसको पहले से समझ चुके हैं कि किस रूल से हम लोगों को इसको सॉल्व करना। देखिए अब आते हैं हम नए पैटर्न पर, नए प्रकार पर, जो अनुपात समानुपात में नए तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। आइए, उसने पहले क्वेश्चन में कहा है कि शांति और अनुवादक, क्वेश्चन नंबर है 65, यहाँ से आपका प्रकार चेंज हो रहा है। शांति और अनुराधा की आय और व्यय, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि आय और व्यय क्या चीज है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखिए यहां से इनकम का मीन्स आय हो जाएगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा तो ये खर्च होगा, और ये क्या होगा बचत होगा। यहाँ से एक बात आप समझ गए होंगे कि आय जो होती है वो खर्च और बचत के बराबर होती है। फिर से समझिए, आपने यदि 1000 रुपया कमाया, 400 खर्च कर दिया, तो आपकी बचत कितनी होगी 600 रुपये आपकी बचत होगी। समझिए आपने 1000 रुपया कमाया, उसमें से आप 400 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपसे कितना बच जाएगा 600 रुपये बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि खर्च और बचत मिलकर क्या बनता है आय बनता है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं आपसे खर्च जानना चाहता हूँ कि भाई बताओ मेरा खर्च कितना है, तो क्या करेंगे आय में से बचत को घटा देंगे। यदि मैं जानना चाहता हूँ कि बचत बताइए कितनी है, तो क्या करेंगे आय में से बचत को घटा देंगे। ये कोई फार्मूला नहीं है, ना ही आपको रटना है, जनरल लाइफ में आप इसको यूज करते हैं, उसी प्रकार से आप इसको यूज आगे भी करेंगे, कि रटने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। देखिए इसी पर डिपेंड हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि इनकम में से यदि खर्च को घटाएंगे तो बचत मिलेगी, इनकम में से यदि हम बचत को घटाएंगे तो क्या मिलेगा खर्च प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए दो व्यक्ति हैं, एक शांति है और दूसरी अनुराधा। एक शांति है और दूसरा अनुराधा, उनका आय और व्यय का अनुपात, इनकी जो इनकम है वो कितनी है 7:8। ये क्या है इनकी इनकम है, आय है, और कहते हैं एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो एक्सपेंडिचर उनका दिया है 3:4, कितना है 3:4, ठीक है। अब देखिए आय में से जब खर्च घटाएंगे तो क्या मिलना चाहिए, सीधी सी बात है, आप जानते हैं क्या मिलेगा आपको बचत मिलेगी। अब आगे क्वेश्चन पहले देख लो, तो कहते हैं यदि दोनों की मासिक बचत 4000 रुपए है, दोनों की मासिक बचत से मतलब है कि यहाँ पर जो दो व्यक्ति हैं, एक अनुराधा है और एक शांति है, तो दोनों की बचतें कितनी है 4,000 रुपए दोनों की बचतें हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी बचत कितनी होगी 4000 रुपए, इसकी बचत कितनी होगी 4000 रुपए। इसका मतलब कि दोनों की बचतें आपस में कैसी हैं समान है, भाई ये भी 4000 बचा रहा है, ये भी 4000 बचा रहा है, तो दोनों की बचतें समान हो गई। अब हम यहाँ घटा के देखते हैं, 7 यूनिट में से 3 यूनिट जाएगा तो कितना बच रहा है 4, 8 यूनिट में से 4 यूनिट जाएगा तो कितना बच रहा है 4। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आप जब इसको घटाएंगे तो आपको 4 यूनिट प्राप्त नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 8 होगा, अलग अलग अंतर प्राप्त होते हैं। उस कंडीशन में क्या कहते हैं इनके हॉरिजॉन्टल अंतर से एक दूसरे को गुणा कर लेते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ाया है अन्य टॉपिक्स में, इसमें भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक। आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि ये जो 4 यूनिट बचत हो रही है वो किसके बराबर है 4000 की। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना, 4 यूनिट का मान 4000 तो 1 यूनिट का मान 1000। क्या पूछा है उसने, कहते हैं तो अनुराधा की आय क्या है, और अनुराधा की आय कितने यूनिट है 8 यूनिट, तो कितना मान हो जाएगा इसका 8 × 1000 बराबर 8000। फिर से समझिए
4 यूनिट का मान 4000, तो 1 यूनिट का मान 1000। अनुराधा की आय कितनी है 8 यूनिट, तो उसका मान कितना हो जाएगा 8000। यदि आपसे पूछा जाता कि आप शांति की आय बताइए तो 7 यूनिट है 7000 हो जाता। आपसे पूछा जाता कि आप शांति का खर्च बताइए तो 3 यूनिट है 3000 होता। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछा जाता है उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। वैसे कॉन्सेप्ट से करोगे तो काफी लेंथी होगा ये, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जहां पर ये रूल नहीं लगता है वहां मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है उन्होंने 66 नंबर। 66 नंबर कहते हैं कि ए और बी की वार्षिक आय, ए और बी की जो आय है वो बच्चों क्या है, इनकी जो आय है वो है 4:3, 4:3, और जो इनका खर्च है वो है 3:2। तो सबसे पहले आप यहाँ भी देख रहे हो बचत समान हो गई बचत, तो क्या देखो दोनों की बचतें समान दी है, तो कहता है प्रत्येक अंत में 600 रुपये बचाता है। ये कितना बचा रहा है 600 रुपया, ये कितना बचा रहा है 600। ठीक है, तो दोनों की बचतें कितनी है 600, यूनिट वाइज 1 यूनिट, 1 यूनिट इसने, 1 यूनिट ही इसने बचाया है। ठीक है, आगे कहते हैं उनकी आय में अंतर। तो बच्चों आय में अंतर देखेंगे, ये कितना कमाता है 4 यूनिट, ये कितना कमाता है 3 यूनिट, दोनों में कितने का डिफरेंस है 1 यूनिट का। तो आंसर आपका क्या होगा 600 आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि 1 यूनिट का मान कितना है 600 है। ठीक, तो सेम क्वेश्चन था बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, मैं छोड़ देता हूं, आप खुद से कीजिएगा, अगर सॉल्व ना हो तो बताएंगे। उससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 68 नंबर। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। देखिए दो व्यक्ति हैं, उनकी जो इनकम है वो किस रेशियो में है 5:3 के रेशियो में। फिर उसने कहा है यहाँ पर कि उनका व्यय 9:5, उनका व्यय कितना है 9:5, ये उनका खर्च है, एक्सपेंडिचर है ये उनका। अब देखिए इनकम 5 यूनिट है, खर्च 9 यूनिट है, तो क्या 5 यूनिट में से 9 यूनिट घटा पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि इसका इनकम कम है, ये आनुपातिक रूप में कम है, लेकिन वास्तव में इसकी इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, वास्तव में क्योंकि एक व्यक्ति जितना कमाएगा उसी में से तो खर्च करेगा। आपने 100 रुपये कमाया है तो 100 रुपये में से तो खर्च करोगे, ऐसा नहीं है 100 रुपये कमा के 200 रुपये खर्च कर लोगे। तो इसका वास्तव सीधी सी बात है कि इनकम क्या होगी किसी व्यक्ति की ज्यादा होती है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ से इसको घटा नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर से, इन दोनों में कितने का अंतर है 2 का, इन दोनों में कितने का अंतर है 2 का, इनके अंतर से आप इसे गुणा कर लीजिए और इन दोनों के अंतर से आप इसे गुणा कर दीजिए। देखिए 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 2 नीम 18 और 2 पंजे 10। अब आप घटाइए तो दोनों की सेविंग कैसी हो जाएगी, यहाँ पर सेम हो जाएगी। दोनों की सेविंग कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर यहाँ पर वो कह देता आपसे कि यदि वे क्रमशः, उन्होंने अलग अलग यहाँ बचते दी हैं, अगर बचत यहाँ पर समान होती है, जैसे वह यदि वे 600 रुपये बचाते हैं, यदि वे 600 रुपये बचाते हैं तो 2 यूनिट का मान आप कितना कर लेते 600 कर लेते, और 1 यूनिट का मान कितना निकल आता बच्चों यहाँ पर 300 निकल आता। और पहले की आय इतनी होती, दूसरे की आय इतनी होती, खर्च इतना होता और दूसरे का खर्च इतना हो जाता। इस प्रकार से जो पहले क्वेश्चन आया था जो कि समान आ रहा था, मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल अंतर से क्या करते हैं उसको हम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लेकिन उसने क्या दिया है, दोनों की बचतें भी अलग अलग देती, तब यहाँ पर रूल क्या रहेंगे समझिए। इनकम 5:3, एक्सपेंडिचर 9:5 और बचत यहाँ समान नहीं दी। अगर समान दी होती तो हम पहले वाले रूल को लगाते थे, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो बचत दी है वो कैसे दिए, अलग अलग दिए। इस क्वेश्चन को भी हम 2-3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक में सबसे सिंपल जो कि एग्जाम में जब भी आता है आप उसी रूल से लगाइए जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद में जो बताऊंगा उसे मत लगाइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लगाइए। ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ध्यान से समझना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों की गुणा करो, 9 तिया 27, क्लियर है। इन दोनों की गुणा करो, 5 25, इन दोनों की गुणा किया आपने 9 तिया 27, इन दोनों की गुणा की 5 25 और दोनों का डिफरेंस कीजिए, दोनों का
अंतर कीजिए और अंतर कितने यूनिट मिलेगा, 2 यूनिट। क्लियर। अब देखिए इन दोनों की गुणा करो, कितनी हुई 9 नीम 8100, इन दोनों की गुणा करो 13 पंजे 6500, 8100 में से 6500 घटाइए कितना मिलेगा 1600। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया बच्चों 800, 1 यूनिट का मान कितना हुआ 800। ठीक है, तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहते हैं प्रत्येक की आय ज्ञात करो, इसका मान कितना होगा 8 पंजे 4000 और इसका आय कितना होगा 8 तिया 2400। ठीक है, यदि बचतें अलग अलग हों तो आप इस रूल को ही लगाएं, इसके अलावा कोई दूसरा रूल ना लगाएं, आपको लेंथी होगा। एक बार और समझ लीजिए, इनकम 5:3 के अनुपात में है, खर्च 9:5 के अनुपात में है, तो बचत उसने जो दी है यहाँ पर वो 1300 और 900 दी है, मतलब दोनों की बचतें अलग अलग दी हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ऐसे गुणा करो 9 तिया 27, 5 चम 25, 27 में से 25 गया 2 यूनिट, फिर इनकी गुणा की 9 नीम 81, 13 पंजे 6500, 8100 में से 6500 हमने घटाया तो कितना बचा 1600। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ 800, 5 यूनिट का मान 8 पंजे 4000 और 3 यूनिट का मान 8 तिया 2400। ठीक है, ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, बहुत आराम से आपका सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा, कैलकुलेशन भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगी। अब देखिए इसी का आप यदि सेकेंड रूल से करना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हैं सेकेंड रूल से, तो इनकम बच्चों कितनी दे रखी है उसने 5-3, मान लीजिए 5x और इसकी इनकम कितनी हो गई 3x। पहले वाले ने कितना खर्च किया है 1300, दूसरे वाले ने कितना खर्च किया है 900, बचत खर्च कितना हो गया 9:5। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ उसको। इनकम 5x 3x है, पहले वाले ने 1300 बचाया, दूसरे वाले ने 900 बचाया, खर्च कितना किया 9:5 के अनुपात में, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सॉल्व करो। इससे क्वेश्चन को करना जरूर 2-3 बार करना, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैलकुलेशन करने में आपको मदद मिले। जब ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तभी आपका कैलकुलेशन अच्छा हो पाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ उसको सॉल्व। देखिए 9 तिया, यहाँ पर भी यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तब कर पाएंगे। तो 9 तिया 27, 9 नीम 81, लेकिन मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट से बता दे रहा हूँ, 5 चम 25x और 6500। अगर आप ध्यान करेंगे तो वही डिजिट्स लौट करके आ रहे हैं जो डिजिट्स इससे पहले थे, सेम बिल्कुल चल रहा है। इसको उठाइए कर लाइए बराबर -6500। अब एक बात बताओ, जब इससे आप कुछ ले चुके हैं इधर तो इसको कुछ देना भी तो पड़ेगा, तो इसको उठा के इसको दे दीजिए। और ये तो आप जानते हैं प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा 1600 और x का मान कितना निकल आएगा 800। वहाँ यूनिट वाइज निकाला था, यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल लेके निकाला है। ठीक है, तीसरे प्रकार से बच्चे यहाँ पर करते हैं युगपत समीकरण बनाकर, युगपत समीकरण बना करके। वो काफ़ी लेंथी होता है लेकिन वो भी इजी हो जाता है यदि आप युगपत समीकरण को ठीक से सॉल्व करना जानते हैं। आप यदि जानते हैं कि युगपत समीकरण कैसे एक लाइन में सॉल्व की जाती है, क्लास के अंत में मैं आपको युगपत समीकरण के बारे में बता दूंगा कि कैसे युगपत समीकरण को ठीक से सॉल्व करते हैं, एक लाइन में कैसे युगपत समीकरण हमारी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन छोड़ के अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिजिट्स में अंतर है, उसको आप कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो कि है 70 नंबर का। क्या कहा उसने, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात, 3 कक्षाएं हैं बच्चों, ये देखिए इनमें जो संख्या है वो 2, 3, 5 के अनुपात में है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि यदि प्रत्येक कक्षा में, देखिए यहाँ पर भी एक सिमिलरिटी आ रही है, एक कांस्टेंट बढ़ रहा है संख्या, जो संख्या बढ़ रहा है वो कांस्टेंट है। यहाँ 20 बढ़ाया, यहाँ भी 20 बढ़ाया और यहाँ पर भी 20 बढ़ाया, तो समान रूप में आप बढ़ा रहे हैं और रेशियो कितना हो गया 4, 5 और 7। तो देखिए कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, 2 का, 2 का, 2 का। अब 2 का इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कैसे कर रहे हैं, आप समान रूप में बढ़ा रहे हैं इसको। 20 विद्यार्थी तो वहां बढ़ा रहे हैं। अब देखिए आपने प्रत्येक जगह कितना बढ़ाया 2, 2 और कहते हैं प्रत्येक जगह कितने विद्यार्थी बढ़ रहे हैं 20, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 10 होगा। कहते हैं प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी हैं, प्रारंभ में
कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 5 3 8 2 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, 10 गुणा 10 बराबर 100। आपको आंसर मिल जाएगा। फिर से समझो इसको एक बार। प्रारंभ में 2:3:5 इस प्रकार से इस अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में कितना छात्र बढ़ाया गया, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ाया गया, तो अनुपात 4:5:7 हो गया। यहाँ से हमने देखा कि प्रत्येक कक्षा में कितने यूनिट का इंक्रीजमेंट है, तो प्रत्येक कक्षा में कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ये जो 2 यूनिट हैं किसके बराबर होंगे, 20 के बराबर होंगे। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 10 होगा। प्रारंभ में बच्चों कितने छात्र हैं, 2 3 5 5 10। टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल कितने यूनिट छात्र हैं, तो टोटल बच्चों छात्र हैं 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10, क्योंकि एक का मान 10 है, तो 10 यूनिट का मान 10 गुणा 10 बराबर 100 आंसर आपका होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सिक्के वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी हम बाद में बात करेंगे सिक्के वाले क्वेश्चन को लेकर के कैसे सॉल्व करते हैं। और इसके आगे जो क्वेश्चन दिया बिल्कुल सेम दिया है, 2 3 5 का अनुपात है, 4 5 7 का अनुपात हो गया, बिल्कुल सेम है। वहाँ 20 विद्यार्थी बढ़ाया करते हैं, 40 बढ़ाया जा रहा है, और बाकी बिल्कुल सेम है एकदम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मिलता है 73 नंबर। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो पहले तो बच्चे मैं इसे बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, इसके बाद में मैं आपको इसे डायरेक्ट करा दूंगा। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:8, 5:8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये वैल्यू जो है वो रेशियो की वैल्यू है, क्लियर वैल्यू नहीं है। कहते हैं प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए। अब जब ये रेशियो की वैल्यू है और इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो बच्चे पहले इसमें एक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, इसमें एक्स लगाएंगे। अब आपकी एक तरह से ये क्लियर वैल्यू हो जाती है कि एक्स का मान चर होता है, वेरिएबल होता है, चलता फिरता मान होता है इसका। कभी 10 होगा, कभी 15 होगा, कभी 20 आएगा। तो जितना इसका मान आएगा उसी के हिसाब से हमें ये क्लियर नंबर मिल जाएगा। अब इसमें हम कुछ जोड़ भी सकते हैं और हम इसमें कुछ घटा भी सकते हैं। तो उसने कहा प्रत्येक संख्या में क्या करें, दोनों में क्या करें हम, 12 जोड़ दो। देखिए मैंने दोनों में 12 जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद मुझे स्थिति प्राप्त हुई वो कैसी है, 3:4 की। देखिए प्रारंभिक जो अनुपात है वो 5x 8x है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़े, 12 जोड़ दे, तो अनुपात क्या मिलेगा, 3:4। क्रॉस गुणा करो तो 8 3 24x, 12 3 36, 4 5 20x, और 12 4 48। वही तरीका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा यहाँ पर 24x इसको उठा के कर लाए तो 20x बराबर 48, और इसको इधर लाए हो तो इसको उठा के उधर ले जाना पड़ेगा 36, और यहाँ से कितना होगा 4x बराबर 12। तो x बराबर कितना हो गया, 3 हुआ। क्या पूछा है उन्होंने, कहते हैं कि पहली संख्या बताइए। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 5x है। देखिए ये वाली पहली संख्या है, तो 5 × 3 = 15। तो मान कितना हो जाएगा, 15 होगा। एकदम बेसिक से है। देखिए एक बात ध्यान रखना कि अनुपात की संख्या में ना तो कुछ जोड़ते हैं ना ही कुछ घटाते हैं। अनुपात की संख्या में कुछ जोड़ने के लिए हमें एक वेरिएबल देना पड़ता है, x y z a b c कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल लगाने के बाद में आपने x एक वेरिएबल ले लिया, अब आप कुछ भी जोड़ सकते हैं और कुछ भी इसमें आप घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये था बिल्कुल एकदम बेसिक से। अब देखिए, अब इसको आप देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिक आना चाहिए, एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रारंभिक रेशियो दिया है दो संख्याओं का वो कितना है, 5:8, ठीक है। और बाद में कितना हो गया, 3:4। अब देखो ये प्रारंभिक रेशियो है, इसमें जब जोड़ा गया तो 3:4 के रूप में हो गया। कुछ जोड़ा जा रहा है, और क्या जोड़ा जा रहा है कि दोनों में 12 जोड़ा गया। इसमें कितना जोड़ा गया, 12। इसमें कितना जोड़े जो कि इतना हो जाए, 12। तो दोनों में समान रूप से जोड़ है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर में क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। और समान करने का तरीका अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया था आपको कि इन दोनों के अंतर से इसको गुणा कर दो, और इन दोनों का अंतर कितना है, 1, और इन दोनों के अंतर से इसको गुणा कर दो। देखो क्या बनेगा, ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है।
इसको देखिए, 3 तियां 9 और 3 चौक 12। अब समझो इसमें कितना जोड़ा कि 9 हो जाए, 4 जोड़ो। इसमें कितना जोड़ो कि 12 हो जाए, 4 जोड़ो। देखिए दोनों में समान रूप से 4 4 जोड़ रखा है, और वो क्या कहता है कि हम कितना जोड़ रहे हैं, 12। तो 1 मिनट का मान कितना हुआ, 4 तियां 12। 1 मिनट का मान कितना हो जाएगा, 4 तियां 12। अब देखिए प्रारंभिक संख्या हमारे पास कितनी है, 5 मिनट। तो 5 मिनट का मान कितना होगा, 5 × 3 = 15। आ गया ना निकल के। तो इससे आपको बहुत कम कैलकुलेशन होगी और बहुत आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, समझिए इसको। दो संख्या है 5:8 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ने पर ये अनुपात 3:4 हो जाता है। हमने क्या किया है, प्रत्येक संख्या में क्या कर रहे हैं, 12 जोड़ रहे हैं, समान रूप से दोनों संख्याओं में जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, समान आना चाहिए। दोनों का अंतर कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। और जैसे ये कंडीशन हमें मिलती है तो समझ लो यहाँ पर सक्सेस रेशियो काम करेगा। कैसे काम करेगा, इन दोनों के अंतर से इसको गुणा कर दो, इस वाले को, और इन दोनों के अंतर से इसको गुणा कर दो। जब 1 से गुणा किया, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, तो वही रहेगा। इसका अंतर कितना है, 3 है, 3 से गुणा आप किए हो तो कितना हो गया, 3 तियां 9, 3 चौक 12। अब देखिए इसमें कितना जोड़े कि 9 हो जाए तो 4 जोड़ो, इसमें कितना जोड़े कि 12 हो जाए तो 4 जोड़ो। अब देख रहे हैं आपकी दोनों में क्या करना पड़ रहा है, समान रूप से जोड़ना हो रहा है। और वो क्या कहता है कि हमने कितना जोड़ा है, वास्तव में हमने 12 जोड़ा है, तो 4 यूनिट 12 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 4 तियां 12, 3 के बराबर होगा। और प्रारंभिक संख्या कितने यूनिट है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 होगा। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। इसको भी पहले बेसिक से समझो आप, बिल्कुल बेसिक से समझिए, कि आप बेसिक से समझेंगे तभी आपका क्लियर भी होगा। देखिए बच्चों क्या है कि 15:19 है और इसमें से क्या करना है, कुछ घटाना है। अब यहाँ x लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी कांस्टेंट को नहीं घटा रहे हैं। पहले की स्थिति जो थी, पहला वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, 5 और 8 था, तो मैंने यहाँ x दिया था क्योंकि उसमें मुझे 12 जोड़ना था। और 12 क्या होता है, कांस्टेंट, नियत होता है। 12 का मान 14 कह दोगे, नहीं कह पाओगे ना। 12 12 होता है, क्या 12 10 हो सकता है, नहीं हो सकता। ये कांस्टेंट है, नियत है, ये अचर है ये। जबकि x क्या है, x वेरिएबल है। तो हमने क्या किया कि अनुपात में से हमने क्या किया, इस चर को हटाना था, तो हमने इस अनुपात के साथ में एक वेरिएबल दे दिया। लेकिन यहाँ हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अनुपात में से किसी अचर को नहीं हटा रहे हैं, हम अनुपात में से किसी चर संख्या को हटा देंगे जिसका मान नहीं जानते। तो यहाँ पर अब हमें x लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से यदि मैं किसी चर को हटाऊँ, 10 15 20 25 30 किसी नंबर को हटाऊंगा, तो 15x और 19x मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि इसमें से हम कितना घटाएं जिससे कि यह अनुपात हमारा कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। बिल्कुल बेसिक से ये भी सॉल्व करो। इस प्रकार से गुणा करो तो 19 तियां 57, 3x, इसको गुणा करो 60, 4x। तो बच्चे इसको उठा के इधर लाओ, प्लस का हो जाएगा -3x। यहाँ पर 60 है, इसको उठा के इधर ले जाओगे, माइनस का हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, विशेषकर उन बच्चों को दिक्कत आती है जो बच्चे थोड़े से कमजोर होते हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स होती है कैलकुलेशन। ठीक है, तो वो समझिए। आपने गुणा किया 19 तियां 57, 3x, 15 चौका 60 और 4x। ठीक है बच्चों, अब आप जब इसको उठाएंगे इधर लाएंगे तो बेटा ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए प्लस का ये हो गया, यहाँ आ गया, -3x हमने यहाँ लिख दिया। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, x एक साइड करेंगे और जो संख्याएं हैं उनको एक साइड करेंगे। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से, यहाँ 60 था, इसको उठा के मैं इधर लेके गया तो ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। इसमें इसको घटाऊंगा x, तो यहाँ घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 3। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक संख्या में से कितना घटा देना चाहिए, मुझे 3 घटा देना चाहिए। अगर मैं प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दूंगा तो मुझे 3:4 के अनुपात में अनुपात प्राप्त होगा। इसको मैं आगे एक और डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन वो जो डायरेक्ट बच्चे लगाते हैं ना,
वो एक क्या है कि हर क्वेश्चन पे नहीं लगेगा, लगेगा भी तो आप लगा नहीं पाएंगे। मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में भी। अब इसी को आप देखिए दूसरी तरीके से, क्या है वो कि 15:19 था। क्या था? 15:19 था। और इसमें से क्या घटाया जाए कि कितना हो जाए? 3:4 हो जाए। क्या हो जाए? 3:4 हो जाए। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें कितना घटा देना चाहिए। फिर वही काम करेंगे। यहाँ कितने का अंतर है? 4 का, ये लीजिए। यहाँ कितने का अंतर है? 1 का, ये लीजिए। तो आपका कितना हो गया यहाँ पर? 15:19। और बच्चे यहाँ कितना हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ होगा 4×3=12 और 4×4=16। अब देखिए प्रिय बच्चों कि यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 3। और यहाँ पर कितने का आ रहा है? 3। वो कहते हैं समान संख्या आपको घटानी है। क्या करना है? समान संख्या घटानी है। जब भी बात समान की आती है तो आप सक्सेस रेशियो को तुरंत लगाइए, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने 3 टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, परसेंटेज पढ़ाया, उसमें भी मैंने आपको समान रेशियो के बारे में बताया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, तो वहाँ पर भी मैंने आपको सक्सेस रेशियो के बारे में बताया। और मैं अनुपात समानुपात में इसी टाइप से क्वेश्चन को यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं भाई 15:19 है और हमें क्या कर लेना है? 3:4 कर लेना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज किए, कितने से? 4 से गुणा करके, इसको भी 4 से गुणा किए तो क्या हो गया? 16 हो गया। मैंने इसे 4 से गुणा किया, 4×3=12, इसे भी 4 से गुणा किया, 4×4=16। अगर मैं 5 से गुणा करता तो 5×3=15, इसके बराबर हो जाता तो कुछ घटता नहीं, इक्वल हो जाता है। इसलिए कितने से गुणा करता है बच्चा इसको? 4×3=12 और 4×4=16। कहते हैं कितना घटाएं? 3 घट गया। कितना घटाएं? 3 घट गया। तो इस प्रकार से भी आंसर बनाते हैं। लेकिन ये वाला तरीका है तो ठीक, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? जब कोई घटाने, जैसे यहाँ तुम 3 घटा रहे हैं, यदि घटाना पड़े हमें 3/4 को, अगर हमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू हटानी पड़े तो फिर हम इस तरह से उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके आंसर पूर्ण दिए हुए हैं, पूर्ण संख्या के रूप में दिए हुए हैं, एक डिजिट के रूप में दिए हुए हैं, तब आप इसका फॉलो कर सकते हैं। आप इसको कितने गुना कर रहे हैं? 4 गुना कर रहे हैं। आप इसको 5 गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बराबर आपको नहीं करना है, उससे कम रखना है। तो 4 गुना जब इसको करोगे तो 4 गुना इसको भी करोगे। अब देखो कितना घट रहा है, यहाँ से 3 घट रहा है ना, यहाँ से कितना घट रहा है? 3 घट रहा है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन तभी लगाएंगे जब आंसर डेसिमल में ना हो, आंसर भिन्न की संख्या में ना हो। ठीक है, बात समझ में आई है? चलिए, अगर बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और उठाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हमारा दिए है, अब हम लोग आ जाते हैं रुपए पैसे वाले पर। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको रुपए पैसे के बारे में समझा दूं कि रुपए पैसे क्या चीज़ है। सभी लोग जानते हैं, फिर भी एक बार समझ लीजिए। समझिए, यदि मैं आपको 10-10 के 5 नोट देता हूँ, समझते रहना, ये प्रकार है। ये क्या है? ये प्रकार है कि मैं आपको 10-10 के कितने नोट दे रहा हूँ? 5 नोट मैं आपको दे रहा हूँ। ये नोटों की संख्या है। ये प्रकार है कि 10-10 के 5 नोट आपको दिए जा रहे हैं, तो कुल रुपए कितना बनेगा? 50। तो ये कुल मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल मूल हो जाएगा। फिर से बार समझ लो, ये प्रकार है कि 10-10 के नोट आपको दिए जा रहे हैं, ये नोटों की संख्या है। कितनी संख्या आपके पास? 5 है, तो कुल मूल कितना बनेगा? 50 रुपये बनेगा। अगर आपको यह कहा जाए कि चलिए आपको कुल मूल 100 रुपये दिए जाते हैं और नोटों का जो प्रकार है वो कैसे हैं? 20-20 के नोट हैं, तो आप कैसे पता करोगे? कुल मूल को प्रकार से भाग करके। कुल मूल को प्रकार से भाग करके वो क्या मिलेगा आपको? नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये जनरल लाइफ में तो लगता है कि बहुत इजी है, क्या बकवास है, कुछ नहीं, सब अच्छे से ऐसे क्लियर रहता है, हम लोग कर लेंगे। लेकिन इसमें आपको वास्तव में दिक्कत आने वाली है। और कहाँ दिक्कत आने वाली, अभी हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। फिर से समझिए, 25-25 पैसे के मैं आपको 4 सिक्के देता हूँ, कितने पैसे बनेंगे? 100 पैसे बनेंगे। कितने पैसे बनेंगे? 100 पैसे बनेंगे। मैं 25-25 पैसे के आपको 2 रुपए देता हूँ। यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है, आप समझ गए होंगे। 25-25 पैसे के जब मैंने 4 सिक्के दिए तो कितने पैसे बने? 100 पैसे बने। 25-25 पैसे के जब मैं 2 रुपये आपको दूंगा तो कितने सिक्के बनेंगे? बताइए। 25-25 पैसे के जब आपको 2 रुपये मिल रहे हैं तो कितने सिक्के बनेंगे? तो ये क्या है? कुल मूल है। ये क्या है? पैसे की वैरायटी है, भी किस टाइप का है? 2 रुपये का मतलब 200 पैसे, तो 25-8=200। दूसरा, 1 रुपये में कितने सिक्के? 4, तो 2 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे? 8।
10 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? 20, 40 हो जाएंगे ना। फिर से समझो इसके बाद आपके यहाँ से देखें कि 1 रुपए ये क्या है? 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। 25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के, तो 2 में 8 सिक्के, 10 रुपए में 40 सिक्के हो जाएंगे ना। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन होगा आगे चलकर। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको बनेंगे। ज़्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि काम जनरल सी बात है ये, और हर व्यक्ति इसके बारे में ठीक से जानता भी है। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन एक बहुत सिंपल था, आपके लेते हैं। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन दिया। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कुछ सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 75। एक थैले में 25 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है और 5 पैसे का सिक्का है। ठीक है। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि कुछ सिक्के हैं जिनका अनुपात, कुछ सिक्के हैं जिनका अनुपात, ये क्या है? सिक्के। कुछ सिक्के हैं जिनका अनुपात, तो ये अनुपात किसका है? सिक्कों का है। यहाँ क्या प्राप्त होगा? मूल प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा इसको भी समझिए। 25 पैसे का जब एक सिक्का आपको दिया जाएगा तो कितने पैसे मिल जाएंगे? 25 पैसे। 10 पैसे के जब 2 सिक्के दिए जाएंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? 20 पैसे। और जब 5 पैसे के 3 सिक्के दे दिए जाए तो कितने पैसे मिल जाएंगे आपको? 15 पैसे। टोटल पैसा कितना है आपका? 60। 25, 15, 40 और 20, 60 पैसा। अब आगे की बात समझिए। एक रूल मैंने आपको हर जगह बताया था कि जो दिया है उसके अनुपात से भाग देते हैं, जो दिया है उसके अनुपात से भाग देते हैं, और जो ज्ञात करना है उसके अनुपात से गुणा करते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या दिया है आपको, क्या उसने आपको दिया है। तो बच्चों समझते रहना, ये है 30 रुपया, और 30 रुपए को यदि मैं 100 से गुणा करूंगा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रुपए को जैसे ही 100 से गुणा करोगे तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको पैसे बना लिया। क्यों पैसे बना लिया? क्योंकि ये मेरे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया है? पैसा दिया हुआ है। तो पैसे को मैं पैसे से ही भाग करूंगा, तो मैंने इसे पैसे बना लिया। ये मेरे पास टोटल पैसा है और ये मेरे पास यूनिट वाइज पैसा है। तो इस पैसे को मैं इकट्ठा कर लूँगा, कितना हो गया मेरे पास? क्योंकि रूल ये है जो दिया है उसके अनुपात से भाग करते हैं। मुझे दिया है पैसा तो मैं पैसे के अनुपात से भाग कर दूंगा। और मुझे ज्ञात क्या करना है? देखिए क्वेश्चन में वो कहता है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। और कौन से सिक्कों की संख्या? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 3। समझते रहना बात को। 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 3। और जो कुल उसका मूल है वो कितना है? 15 पैसा। 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3, और मूल उसका कितना है? 15 पैसा। तो सिक्के कितने हैं? 3। कैलकुलेट कर लीजिए और बच्चों यहाँ पर मिलेगा आपको इसका आंसर 150 सिक्के। तो 5 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं? 150 सिक्के हैं। ठीक है। इसके क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम से ठीक कर लेना कि शायद ये सीट में भेजी गई है, तो 75 का शायद यहाँ पर वी दिए हैं। हाँ, उसको ठीक कर लेना कि 75 का आंसर आपका ए है। सीट में उसको देख लीजिएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। सिक्कों की संख्या कितनी है? एक। 25 पैसे का एक सिक्का है, 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, 5 पैसे के 3 सिक्के। 25 पैसे का एक सिक्का है तो मूल्य कितना होगा उसका? 25 पैसे। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना पैसा बनेगा? 20 पैसा। 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना पैसा बनेगा? 15 पैसा। तो टोटल पैसा बेटा कितना हो रहा है? 60 पैसे। तो हमें इस रुपए को, उसने हमें रुपए दे रखा है, रुपए को क्या बनाएंगे? सबसे पहले पैसा बनाएंगे और अपने इस पैसे से उसको भाग करेंगे। ज्ञात क्या करना है? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 है। 3 से गुणा कर दो, कैलकुलेट करो तो सिक्कों की संख्या मिलेगी आपको। किसके सिक्के? 5 पैसे के। ही नहीं आपसे पूछा जाता कि 5 पैसे का कुल मूल्य कितना है। 5 पैसे का जो टोटल भाग लिया है वो कितना है? तो टोटल भाग कितना लिया है? 15 पैसे ने। 15 से गुणा करते हैं, आपको यहाँ पर पैसा प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपस में एकदम डिफरेंट होगा, उसको अच्छे से समझना। और मैं भी आपको कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा समझाने की, जिससे कि आपको टॉपिक भी क्लियर हो। देखिए, छोड़ दिया था इस टॉपिक को हम लोगों ने शुरू में, इसीलिए छोड़ा था। 22 नंबर क्वेश्चन है। वो कहते हैं 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं 1 रुपए का मतलब 100 पैसे।
फिर 50 पैसे और फिर 25 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले तो हमने उनका टाइप देख लिया कि भाई सिक्के जो हैं हमारे पास में वो किसके टाइप के हैं। तो 1 रुपये का सिक्का है, मैंने उसे क्या मान लिया, पैसा मान लिया। 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। आगे उन्होंने क्या कहा है कि मूल्यों का अनुपात। अभी मैंने देखो क्या लिखा था, मैंने एक लाइन खींची थी, यहाँ मैंने सिक्के लिखे थे, मैं सेम लिख रहा हूँ बिल्कुल, आप भी समझना इसको। यहाँ मैंने सिक्के लिखे थे और यहाँ मैंने क्या लिखा होगा, उनका मूल्य लिखा होगा कि भाई मूल्य कितना है। तो मूल्यों का अनुपात मैं यहाँ लिख रहा हूँ और सिक्कों का अनुपात मैं यहाँ ले लूंगा। तो उसने इस बार कहा है कि सिक्कों का अनुपात नहीं है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है। और मूल्यों का अनुपात कितना है, 13, 11 और 7। ये बेटा मूल्यों का अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सिक्कों का अनुपात दिया गया था, इस वाले क्वेश्चन में मूल्यों का अनुपात दिया गया है। और टोटल क्या दिया है ये भी समझ लो, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के। अब ये जो 378 एक वैल्यू दी है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये है सिक्के। क्या है ये रुपए नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए आप, यदि इस 378 के आगे रुपया लिखा हुआ है तो क्या होगा, मूल्य होगा। क्लियर सी बात है। 378 के आगे पैसा लिखा हुआ है तो भी मूल्य होगा, लेकिन पैसों में होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, 378 सिक्के दिए हुए, तो 378 क्या है यहाँ पर, सिक्के हैं। तो इसे हम डिवाइड किससे करेंगे, सिक्कों की संख्या से। अगर ये मूल्य होता तो किससे डिवाइड करते, मूल्यों की संख्या से। लेकिन ये सिक्के हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, सिक्कों की संख्या से। ठीक है, तो इस बार हमें क्या दे रखा है उसने, 378 सिक्के दे रखे। अब बात समझिए, आप समझिए, 1 रुपए का जो सिक्का होता है तो उसकी जो क्वांटिटी होती है उतना ही उसका मूल्य होता है। जैसे 1 रुपए के मैं 2 सिक्के आपको दे दूं तो 2 रुपए हो जाएंगे। एक सिक्के के 10 आपको सिक्के मिल जाए, 1 रुपए के 10 सिक्के मिल जाए तो क्या होगा, 10 रुपया आपको मिल जाएगा। 1 रुपये को हमने कन्वर्ट किया है पैसे में, तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि 1 रुपया, अगर मैं इसको 1 रुपया यहाँ लिख लूंगा, 1 रुपया अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 1 रुपये के यदि मेरे पास 13 रुपए हैं तो सिक्के कितने होंगे, 13 होंगे। सीधी सी बात है, बहुत क्लियर सी बात है। अब देखिए 50-50 पैसे की मेरे पास 11 रुपए हैं तो सिक्का कितना होगा। 50-50 पैसे की मेरे पास 11 रुपए हैं तो सिक्का कितना होगा। बच्चे का जवाब मिलता है कि सर 5.5। आप ये बताइए कि सिक्का कभी आपने आधा देखा, 10 का नोट कभी आपने कटा हुआ देखा, तो बच्चे तुरंत यहाँ बोलते हैं कि सर 5.5। तो 5.5 सिक्के का क्या मतलब है। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप समझिए। 50-50 पैसे यदि मैं 1 रुपया आपको दे दूं और 50-50 पैसे के सिक्कों के रूप में दूं तो कितने सिक्के आपके पास होंगे, 2 सिक्के होंगे। समझो, अगर 50-50 पैसे के 2 सिक्के आपको दिए जाएं तो कितना बनेगा, 2 सिक्कों आपको दिए जाएं तो कितना बनेगा, 1 रुपया बन जाएगा। 50-50 पैसे के 2 सिक्के दिए जाएं तो क्या बनेगा, 1 रुपया बनेगा। अगर 2 रुपये बनाना है तो कितने सिक्के चाहिए, 4 चाहिए। यदि 8 रुपये बनाना है, 8 रुपये बनाना तो सिक्के कितने चाहिए, 16 चाहिए, जस्ट डबल चाहिए। अगर मुझे 11 रुपया बनाना है तो सिक्के कितने चाहिए, 22 चाहिए। क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। ये तो मैथमेटिकल होता है, आप जनरली समझ लो। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 2 सिक्के, 5 रुपये में 10 सिक्के, 10 रुपये में 20 सिक्के, 11 रुपये में 22 सिक्के। तो यहाँ सिक्के कितने हो जाएंगे, 22। अब यहाँ देखो 25 पैसे की जब बात करते हैं तो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 7 रुपये कितने हो जाएंगे, 7 चौक 28। तो यहाँ टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ बच्चा आधा पौन करके गलत कर लेता है। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अब उसने देखिए क्या कहा है हमसे कि भाई हमारे पास 378 सिक्के हैं। अब इसमें से सोचना कि भाग किसके योग से दिया जाए। तो क्या हम इसके योग से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं कि ये उसका मूल्य है और ये क्या है, ये सिक्के हैं। तो हम सिक्कों के योग से ही भाग देंगे। और सिक्के कौन से हमारे पास, ये वाले। तो 28, 22, 50 और ये 63। ठीक है, इससे भाग देंगे। अब देख लो ज्ञात क्या करना है। तो कहते हैं 50 पैसे के सिक्के बताइए, सिक्के ही ज्ञात करने हैं। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास, 50 पैसे के सिक्के 22 हैं। इसे कैलकुलेट करोगे छक्का और ये आपको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, ये था सिक्कों का प्रोसीजर। एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ।
1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो 13 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 22 सिक्के हैं तो 11 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 11 रुपए हैं तो 22 सिक्के होंगे। 50 पैसे के 22 सिक्के हैं तो 11 रुपया, लेकिन 50 पैसे के 11 रुपए हैं तो सिक्के कितने होंगे? 22 होंगे। 25 पैसे के 28 सिक्के आपको दिए जाए तो रुपया कितना बनेगा? 7 बनेगा, क्योंकि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 7 रुपए में कितने हो जाएंगे? 7 चौक 28। टोटल सिक्कों की संख्या 378। टोटल सिक्के हमारे पास में 63 से भाग दिया। ज्ञात क्या करना है कि भाई 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के 22 है, 22 छक्का 132। तो ये आपको प्राप्त होगा सिक्कों वाले पैटर्न से। देखिए एक कोई और क्वेश्चन इसका करते हैं। आइए जस्ट अगला ही देख लो, आपका सिक्का फिर क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है? एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि सिक्के 2:3:4 के अनुपात में, जो सिक्के हैं ना बेटा वो किस अनुपात में है? 2:3:4 में। क्या है ये क्या है यहाँ पर? ये सिक्के हैं। बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन आप मान के चलिए। मेन ये 2 क्वेश्चन हैं, कभी सिक्के देगा कभी मूल देगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। अब देखिए अगर 1 रुपए के मेरे पास 2 सिक्के हैं तो मैं इसको 200 लिख दे रहा हूँ। 200 मैंने क्या लिखा है? पैसे लिखा है। आप समझ रहे हैं, इसलिए आप जानेंगे तो देखेगा वो समझेगा कि गलत लिखा है। तो 1 रुपए में 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 200 पैसे हो जाएंगे। मैं यहाँ पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो क्या हो जाएंगे? 150 पैसे। अगर मुझे रुपया बनाता तो ये 1.5 बन जाता है, इसीलिए मैं इसको कन्वर्ट किया हूँ। यहाँ कितने पैसे होंगे? 100 पैसे। तो कुल मूल हो गया। अब उसको क्या कहता है कि मेरे पास जो कुल मूल है वो कितना है? 180 रुपया है। रुपये को कन्वर्ट कर लूंगा मैं पैसे में, क्योंकि मैंने यहाँ किस में कन्वर्ट किया है? पैसे में। 200, 300 और ये 450। अब जान लो क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं 3। कैलकुलेट कर लो, आंसर मिल जाएगा। 0 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 20 3 60, दूनी 120 आपका आंसर होगा। तो ये था आपका अंतिम पड़ाव सिक्कों को लेकर के, और यहाँ आकर के हम लोगों की ये सीट हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। इस सीट में अगर कोई दिक्कत आपको लगती है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कमेंट कीजिए। आप जब इसको देखते हैं तो नीचे देखते हैं यूट्यूब पर ही नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आपने कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कैसा ये क्लास लगा है, कौन कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है। एक टॉपिक मैंने बीच में छोड़ा था, मैंने आपको बताया था युगपत समीकरण के बारे में कि युगपत समीकरण हम लोग शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ आपको कंप्लीट कर देता हूँ। वो भी कोई भी समीकरण लेते हैं। 2x 3y = 7, 4x + 5y = 9, ठीक है। एक समीकरण को उठा लेते हैं, एक समीकरण। यदि इसे शॉर्ट में सॉल्व करना है, बेसिक क्या होता है? बेसिक इसका ये कि 4 से उठा के ऊपर गुणा करो, 2 से उठा के इधर गुणा करो तो हमें y का मान प्राप्त होगा। फिर y का मान इसमें रखेंगे तब हमें x का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम में इतने लंबे प्रोसीजर पर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। एक लाइन में आपको आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा? x का मान जानना है। पहली बात तो ये ध्यान रख लो, जब आपको x का मान जानना है, क्या करना है आपको? x का मान जब जानना है तो आप x को गायब कर दीजिए। ये लीजिए, मैं इसको x को हटा देता हूँ। हमें क्या करना है? x का मान जानना है तो आप x को क्या करेंगे? यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और आप कहाँ से स्टार्ट होंगे? यहाँ से, ठीक है। समझते रहना, एक बार भी समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से समझना। मैंने x को इसीलिए गायब कर दिया। x जिसका मान जानना होता है उसको हम हटा देते हैं। 9 3 27 लिख लीजिए, 7 पंजे 35 लिख लीजिए। ये बहुत ध्यान रखना, आप यहाँ पर उल्टा मत कर देना इसको कि 27 को पहले लिख दो, 27 को बाद में लिख दो, गलत हो जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? इससे स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे तो 9 3 27 लिख लिया, 5 5 7 35 लिख लिया, ठीक है। ये मान तो आपको यहाँ से मिल गया। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? अब आपको चाहिए नीचे वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। मैंने बटे लगाया तो नीचे वाली वैल्यू चाहिए, और नीचे वाली वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको गायब करते हैं। इसको गायब करते हैं, आप समझ लेना कि वो क्या है? गायब है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुए तो अब गुणा करेंगे ऐसे करके। 3 चौक 12, 5 दूनी 2 था, ये 5 दूनी 10। सॉल्व कर लो। 27 में से 35 का कितना बचता है? 35 में 27 8,
तो माइनस का 8 बचेगा, यहाँ प्लस का 2 होगा, तो ये मान कितना मिलेगा हमें, माइनस का 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, जब y का मान चाहिए तो y को गैप कर दोगे, ठीक है। जब y का मान चाहिए तो y को गैप करो, और कैसे चलेंगे यहाँ से, 2 नीम 18, एक ही बार में समझना, 2 नीम 18, 7 चौक 28, और नीचे जो यहाँ था वही यहाँ, नीचे का चेंज नहीं होता, नीचे जो यहाँ था वही यहाँ रहेगा, यहाँ समझो।